हेलो बच्चों। तो ये हमारा तीसरा लेक्चर है इस सीरीज का। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है, क्योंकि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि कितने तरीके की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होंगी। ठीक है, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़े थे। उसमें क्या पढ़े थे? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़े थे। और क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी 4 तरीके के रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, बस नाम देखे थे और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है, कौन सा न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। ठीक है, और आज के इस लेक्चर में हम थोड़ा सा इसके बारे में डेप्थ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। असर पढ़ना क्यों है हमें इस रिएक्शन को बारे में, इस रिएक्शन को, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आता है। सबसे बड़ी बात तो ये है। ठीक है सर, कितने क्वेश्चन का आता है लगभग? अगर बोर्ड में बात करें, क्लास 12 के बोर्ड में बात करें, तो एक क्वेश्चन तो फिक्स्ड है कि आएगा ही आएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उस वही आता है कि SN1 रिएक्शन कौन जल्दी देगा, कौन SN2 रिएक्शन देगा। तो हम क्या करेंगे, आज इसके बारे में बात करेंगे और ध्यान से देखो, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और जेईई मेंस में भी काफ़ी इसका एक मतलब दबदबा रहता है हेलोल्किन और हेलोरीन वाले चैप्टर में। ठीक है, समझना है। और कभी भी हम आगे बोल सकते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो उस टाइम जो अभी पढ़ाएंगे ना, इसकी क्राइटेरिया आपको पहले से मालूम होनी चाहिए कि हाँ भाई क्यों ये होती है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। ये पहले तो है क्या, ये हम पीछे समझ चुके हैं। आइए थोड़ा सा आपको रिवाइज करवाते हैं। जैसे मान लो ये R है, क्या है ये R, और यहां पे क्या जुड़ा है, यहां पे कुछ मान लो X नाम का कोई भी न्यूक्लियोफाइल जुड़ा है। ठीक है ना, ये अब देखो यहां पे मान लो हैलोजन ही जुड़ा है, छोड़ दो, मान लो हैलोजन ही है। ठीक है, X इक्वल टू हैलोजन। ठीक है, मान लो ये हैलोजन है। अगर यहां पे कोई न्यूक्लियोफाइल निगेटिव, न्यूक्लियोफाइल को मैं क्यों निगेटिव बोल रहा हूं, इसको समझने के लिए आपको पीछे जाना ही पड़ेगा। या फिर ये मान लो कि न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज मतलब रखता है अपने ऊपर। ठीक है, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल है और ये रिएक्शन कैसे हुई, ये रिएक्शन हुई R CH2 और Nu प्लस X माइनस। अगर ये रिएक्शन ऐसे हो रही है तो इस रिएक्शन को बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये न्यूक्लियोफाइल इस दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर चुका है, हटा चुका है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है NSR। क्या बोला जाता है? इन्हीं का एक वर्ड ले लो, इसको बोला जाता है NSR। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये NSR हो गया। अब ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। तो लिखो टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये इनके टाइप्स हैं। पहला कौन सा है भाई? दो टाइप के होते हैं। पहला होता है यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्या होता है? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकेंड क्या होता है? ये होता है बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर ये तो नाम ही हम लोग पहली बार सुन रहे हैं। अगर आप 12th में ये कुछ बातें पढ़ चुके होंगे तो इसको एक नाम दिया जाता है। इसका नाम होता है SN1। क्या बोला जाता है? SN1।
न्यूक्लियोफिलिक, ये यूनिमोलिकुलर मतलब एक यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी सिंपल सी बात क्या है, इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोला जाता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर लिख लेना न्यूक्लियोफिलिक, यहां पर भी क्या लिख लेना? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये क्या होता है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और ये होता है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दो तरीके की रिएक्शन होती हैं, पहले वाले को SN1 बोला जाता है, दूसरे वाले को SN2 बोला जाता है। यानी आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में और SN2 रिएक्शन के बारे में। मेरा थोड़ा सा ये रहेगा कि मैं पहले SN1 ही पढ़ाऊंगा। सर ये तो सब कोई पढ़ाएगा SN1, ऐसा होता नहीं है कि जिस कोचिंग या फिर आप लोग स्कूल में पढ़ोगे तो वहां पे SN2 को पहले पढ़ाया जाता है। ठीक है, SN2 को पहले पढ़ाया जाता है। अब क्यों? क्योंकि SN2 को पढ़ाना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि SN1 के रिस्पेक्ट में इजी है समझाना लोगों को, और जो SN2 समझ जाता है उसको ये बोल दिया जाता है कि हाँ जैसे आप SN2 समझे हो, ठीक है, इसके रिवर्स कर लोगे तो आपको SN1 समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा होता है ये टीचर्स के साथ और बच्चों में एक राइवरली जो सॉरी क्या बोलते हैं इसको, बैटल छिड़ा होता है, तो उस बैटल में ये कंसर्न आते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या बात करेंगे? SN1 रिएक्शन। ठीक है जी, तो SN1 रिएक्शन होता क्या है? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बहुत ध्यान से देखना, अगर थोड़ा सा ध्यान से समझोगे तो ये बातें एक बार में ही मतलब 15-20 मिनट में ही समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं ध्यान से सीखोगे तो जब जब एग्जाम आएगा तब तक तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बार बार पढ़ने से बचने के लिए एक बार थोड़ा ध्यान से पढ़ना ही पड़ेगा, और ज्यादा टाइम नहीं रहेंगे, 15 मिनट, सिर्फ 15 से 20 मिनट पूरा SN1 रिएक्शन, चाहे वो JEE मेंस का हो, नीट का हो या फिर बोर्ड का हो, सारा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए तब तक, इसको आगे देखते हैं। हाँ, तो ये अब हम बात करेंगे SN1 रिएक्शन के बारे में, सिर्फ और सिर्फ SN1 रिएक्शन के बारे में। और ध्यान से देखना, ये SN1 रिएक्शन होता क्या है? इसका तो नाम आप लोग को पता है भाई, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये मैं थोड़ा सा मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको बेसिक आता ही है। ठीक है, अगर मैं बार बार ये बताऊं कि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो शायद कभी हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बेसिक आता है। तो SN1 रिएक्शन को क्या बोलते हैं? यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। अब ये होता क्या है तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, समझ में आ जाएगी बातें। RCH2X, ठीक है, जो हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को समझाए थे ठीक वही लेंगे। यहां पर कोई देखते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा और रुक जाओ। तो जैसे ये कोई मान लो कोई क्या है, सबस्ट्रेट है, क्या है ये? सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो ये रिएक्शन में जाने से पहले एक्चुअली क्या करता है? अपने पुराने बॉन्ड को तोड़ता है। क्या करता है? पुराने बॉन्ड को तोड़ता है। तो अगर ये न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है तो न्यूक्लियोफाइल वाला ही बॉन्ड टूटेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब क्यों, कौन सा बॉन्ड टूटेगा ये मैं एक लाइन में बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लेना। बॉन्ड वही टूटता है जिसको देखने से पता लग जाए कि जैसे जो टूट रहा है, जैसे ये अगर मान लो ये X जा रहा है तो इसके टूटने पर क्या हो? ये स्टेबल हो। ठीक है, ये भी स्टेबल हो और ये भी स्टेबल हो। अगर किसी के जाने से आप स्टेबल होते हो तभी तो किसी को जाने दोगे। अगर किसी के जाने से ही आप क्या हो जाओगे? डिप्रेशन में, या फिर जैसे आप परेशान हो जाओगे, फिर तो उसको जाने ही नहीं दोगे। तो यही बात है कि अगर ये X है तो ये बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि इसके जाने से ना इस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है ना इस पर कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, इसलिए बॉन्ड टूटेगा। अब देखो, जैसे ये बॉन्ड टूटा, ऐसा ये मैं क्यों बना रहा हूं बताएंगे अभी आपको। तो ये बनेगा क्या बच्चा पार्टी? ये बनेगा, जानते हो क्या? ये बनेगा CH2 प्लस, और ये X इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा ही न्यूक्लियोफाइल है ना, तो थोड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा ये। तो X ये बन गया। अब यहां पर क्या होता है? इस पार्ट में कोई न्यूक्लियोफाइल का आगमन होता है,
और ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, इनसे रिएक्ट करके क्या बना लेता है, CH2NU, और ये बन जाता है सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। क्या बनता है, सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सर ये क्या लिखे हो, बिल्कुल समझ में नहीं आ रही है, कुछ समझना नहीं है, एकदम आराम से देखो। ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये सबस्ट्रेट है। जब रिएक्शन में पार्ट लेगा तो यहां से ये बॉन्ड टूटेगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होना ही क्या कहलाता है, रिएक्शन कहलाता है। तो ये एक्स का बॉन्ड क्या होगा, टूटेगा, तो ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, कार्बोकेटाइन क्या होता है, मैं पहले ही बोला हूं कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको कुछ बातें मालूम होगी। तो अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये कार्बोकेटाइन हुआ। तो अगर कार्बोकेटाइन बनेगा देन इसके बाद क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, इस न्यूक्लियोफाइल के अटैक से। सर ये रिएक्शन क्यों इतने दो पार्ट में हो रही है ना, सामने दिख रहा है कि एक पार्ट का ये और एक पार्ट ये। ठीक है ना, तो अब देखो ये फर्स्ट स्टेप है, क्या होता है, 2 स्टेप में हो रही है, तो ये क्या है, फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल है, आगे भी जा रही है और ये टूट के फिर पीछे भी आ सकती है। तो फर्स्ट स्टेप क्या है, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, अब देखो ये जो फर्स्ट स्टेप है ना, ये कार्बो जैसे बॉन्ड तोड़ना, जैसे किसी को अगर जाना होता है या फिर किसी को जबरदस्ती भेजना होता है, तो एक्चुअली एक लंबा टाइम लगता है ना कि हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। तो ये जो कार्बोकेटाइन की बनने वाली जो स्टेप है ना, ये नहीं पहला स्टेप, ये बहुत स्लो होता है। क्या होता है, स्लो होता है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपका, ये स्लो होता है। भाई बात समझ में आई, यानी किसी को भेजना होगा यार, चाहे वो कोई हो, चाहे आप घर से निकल रहे हो, तो मम्मी चाहती है क्या कि घर से बाहर जाओगे, आप नहीं चाहती है ना, वो चाहती है घर में रहे। तो ये पहला स्टेप क्या होगा, ये स्लो स्टेप होगा। स्लो स्टेप के साथ साथ क्या होता है, रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अब थोड़ा सा मेरा एक बात मान लो, जिस किसी रिएक्शन में जो स्लो स्टेप होता है वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। अब ये क्या होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब उस रिएक्शन की रूपरेखा तैयार करने वाला वही स्टेप होता है। जैसे कि समझ में नहीं आ रहा है, आम भाषा में सुनो, जब आप घर से निकल रहे थे बाहर पढ़ने के लिए, तो मम्मी क्या जाने सोच रही थी क्या कि आप जल्दी जाओ यहाँ से, बहुत परेशान किए हो। सबको यही सोचता है, लेकिन थोड़ा सा सोचो मोरल वैल्यूज को आगे रखे कि कोई नहीं चाहता था कि आप जाओ, लेकिन आपका घर से निकलना एक स्लो स्टेप था और आपके निकलने से ये सबकी आशाएं थी कि हाँ यही हमारे घर का, मतलब हमारे जो कुल खानदान जो भी होते हैं उसका रेट एक डिटरमाइन करेगा। ठीक है ना, मतलब इसके वजह से ही क्या होगा, हम लोग जाने जाएंगे। जैसा कि सब कोई बोलता है, सब घर वाले यही बोलते हैं कि ऐसा करो कि हमारा नाम हो जाए, तो ठीक है वही कंसेप्ट है। तो पहला स्टेप स्लो, रिवर्सिबल और क्या, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या होता है ये रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि मैं पहले ही बोल चुका हूं कि किसी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है, मतलब स्लोएस्ट स्टेप होता है, वही क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कितने लोग इसको आम भाषा में, यानी मॉडर्न जो जेनजी वाले लोग हैं, बच्चे लोग, तो इसको आरडीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरडीएस। ठीक है, तो पहला स्टेप ही क्या होता है भाई, आरडीएस होता है। बात समझ में आई, आ गई होगी। अब देखो जैसे ये कार्बोकेटाइन बना, अब तो इसको जगह मिल गया ना कि अरे भाई हाँ ठीक है ये तो खाली है, अब तो जाना ही है हमको। तो ये जो अटैक होगा इसका, ये सेकेंड स्टेप में हो रहा है। किस स्टेप में हो रहा है, सेकेंड स्टेप, और बहुत तेज होगा। क्या होगा, फास्ट, बहुत जल्दी। तो सेकेंड स्टेप क्या होती है आपकी, फास्ट होती है। बात समझ में नहीं आई, बोलो नहीं आई। ठीक है, ये देखो पहला स्टेप स्लो के साथ रिवर्सिबल, और जो स्लो स्टेप होती है वही क्या होती है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है ना, किसी भी रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का मतलब क्या होता है कि मतलब वहीं से उस रिएक्शन के बारे में हम और डिटेल में जानकारी लेंगे। अब कैसे लेंगे आगे हम बताएंगे आपको। तो ये थोड़ा सा देख लो यार, ये यही होता है SN1 रिएक्शन, और कुछ नहीं होता है। सर क्वेश्चन कैसे आएगा, बस क्वेश्चन जैसे मैं बोलूं आपसे कि SN1 रिएक्शन कितने स्टेप का होगा, तो 2 स्टेप का होगा। उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा, तो पहला स्टेप होगा। पहला स्टेप रिवर्सिबल होगा क्या, हाँ होगा। ठीक है, ये सारी कुछ बातें निकल के आएंगी। अब देखो इस SN1 रिएक्शन की शुरुआत सिर्फ इस सबस्ट्रेट से शुरू हुई थी ना,
मतलब पहले तो यही आया था ना कि चलो हम चलते हैं, अब आगे कुछ करेंगे तो फिर आगे लोग आएंगे। तो ये पहला इस रिएक्शन की शुरुआत किससे हुई थी? सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल से। किस मॉलिक्यूल से? सिर्फ एक मॉलिक्यूल से। यानी ये क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है कि नहीं है ना? क्योंकि सिर्फ एल्काइल हैलाइड, यानी इसको एल्काइल हैलाइड बोलते हैं, तो सिर्फ इसके होने से ही क्या होता है? रिएक्शन प्रोसीड हुआ है आगे। बात समझ में आई? तो ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल ही इस SN1 रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराया है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? तो थोड़ा सा इसके बारे में नोट कर लो। पहला स्टेप स्लो, रिवर्सिबल, स्लो है तो डिटरमाइनिंग स्टेप, सेकेंड स्टेप फास्ट, और बस यही है, और कुछ है नहीं। बात समझ में आई? बात समझ में आई? और थोड़ा सा देखो, और थोड़ा सा एक लाइन देखो, यहां पे जो कार्बोकेटायन है इसकी डिग्री क्या है ये हमें नहीं मालूम है। क्या है इसकी डिग्री? नहीं मालूम है। तो हम इस कार्बोकेटायन को क्या करना होगा? कार्बोकेटायन को देखना होगा कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब स्टेबल बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है। उस जैसे मान लो अगर 1 डिग्री है और कहीं 2 डिग्री या कहीं 3 डिग्री बनने के चांसेस हैं, तो हम 2 डिग्री और 3 डिग्री बना देंगे। ठीक है, इस रिएक्शन को बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन। तो अगर ये कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है भैया, तो हम रीअरेंज करा देंगे, और वो रीअरेंज कराने के लिए उस रिएक्शन पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और रिएक्शन क्या होगा? खुश हो जाएगी, अच्छा चलो ये हमको क्या कर दिया? स्टेबल कर दिया। क्योंकि हम लोग जानते हैं कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये क्या होता है? ये SN1 रिएक्शन होता है, इसको नोट करो आराम से। हाँ जी, तो जैसा कि SN1 रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, SN1 रिएक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़े हैं, तो अब हम बात करेंगे उसकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में। प्रॉपर्टी कुछ नहीं है, जो हम लोग उस रिएक्शन को पढ़ते टाइम ऑब्जर्व किए हैं वही उसको लिखना है। ठीक है, तो पहला क्या है भाई? पहला क्या है कि ये क्या है? सेकेंड स्टेप रिएक्शन है, मतलब क्या है? 2 स्टेप रिएक्शन बोल देंगे इसको। क्या बोल देंगे? 2 स्टेप रिएक्शन है। दूसरी क्या है कि जो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? फर्स्ट स्टेप स्लो होता है, और क्या होता है? रिवर्सिबल होता है, और क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। और बताओ, इसमें इंटरमीडिएट बन रहा था। इंटरमीडिएट बोले तो कार्बोकेटायन, ये पहले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कार्बोकेटायन यानी ब्रैकेट में इंटरमीडिएट हैज क्या होगा? बनेगा। ठीक है, इसको इंग्लिश में थोड़ा लिख लेना है तुम लोग। तो कार्बोकेटायन बनेगा। अब देखो, इफ पॉसिबल रीअरेंज कार्बोकेटायन। ठीक है ना, इसको बोलते हैं क्या? कार्बोकेटायन। मतलब क्या? अगर 1 डिग्री है उसे 2 डिग्री बन जा रहा है, बना दो। 1 डिग्री है उससे 3 डिग्री बन जा रहा है, बना दो। आंख बंद करके बनाओगे, आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डरने वाली बात नहीं है। फिफ्थ क्या है? जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, ये किस पर डिपेंड कर रही थी? ये एक लॉ ऑफ मास एक्शन करके एक कंसेप्ट है आयनिक इक्विलिब्रियम में 11th में ही। तो सर बोलते हैं कि किसी रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो इस रिएक्टेंट में जब देखो नोट किए होगे तो इसके शुरुआती में जो इसका रिएक्टेंट था सिर्फ एक एल्काइल हैलाइड था। ठीक है, तो वही उसका रिएक्टेंट था, तो उसके कंसंट्रेशन पे ही इसका रेट डिपेंड करेगा। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो किस पर डिपेंड करेगा? RCH2X पे, यानी इसको बोलते हैं क्या? इसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट पे। ठीक है, किस पर? सबस्ट्रेट पे। ठीक है, ये बिग ब्रैकेट ही बनाना है। क्यों बनाओगे ये डिस्कस कर लेना। मतलब एक्टिविटी मास को रिप्रेजेंट करता है, और वो एक्टिविटी मास ही क्या कहलाता है? कंसंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पर डिपेंड करेगा? इस पर।
तो अब देखो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी हटेगा तो क्या बोल देंगे, कांस्टेंट जोड़ दें और यहाँ पे क्या जोड़ दें, RCH2X, यानी कुल मिला जुला के ये जो रेट है वो किसी एक के कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, डिपेंड अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो ये इस पर रेट डिपेंड करेगा। बात समझ में आई? और किस पर डिपेंड करेगा भाई, ये देख लो यार, भर गया ये, यहां पर देख लो। और जो रेट होगा वो रेट होगा, ये भी किस पर डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे। जितना जल्दी स्टेबल होगा कार्बोकेटायन उतना ही जल्दी आगे न्यूक्लियोफाइल जल्दी रिएक्ट करेगा। ठीक है ना, सेकेंड स्टेप और तेज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो कि क्या होती है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। यानी कहने का मतलब है सर, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन उतना ही जल्दी SN1 रिएक्शन। तो अगर इस कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 to 1 है, यानी 3 डिग्री ज्यादा है, 2 डिग्री ज्यादा है, देन 1 डिग्री है, तो क्या है SN1 रिएक्शन का भी रेट 3 to 1 नहीं होगा? होगा ना? क्यों? क्योंकि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी हम जानते हैं कि कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही जल्दी रेट ऑफ रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन में। तो अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी 3 डिग्री ज्यादा होती है, देन 2 डिग्री होती है, देन 1 डिग्री होती है, तो क्या ये मैं बोलूंगा नहीं क्या कि SN1 रिएक्शन का रेट भी 3 डिग्री में जल्दी होगा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री होगा ना? तो इसीलिए इसको लिख लेना कि रेट ऑफ SN1 रिएक्शन इक्वल टू, मतलब जैसे लिखते होगे 3 डिग्री सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। यही वाला चेप लो। बात समझ में आई? जल्दी लिखो यार, 20 मिनट बोले थे, थोड़ा जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। अब देखो जैसे ही 6 प्रॉपर्टी हो गया, तो यानी कार्बोकेटायन जितना जल्दी स्टेबल होगा उतना ही जल्दी रिएक्शन होगा SN1 रिएक्शन। और क्या होगा, स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की 3 डिग्री ज्यादा होता है स्टेबल, देन 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, देन 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यही SN1 का भी ऑर्डर होगा। तो ऑर्डर ऑफ SN1 क्या हो जाएगा, 3 डिग्री ज्यादा, 2 डिग्री ज्यादा, देन 1 डिग्री। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि SN1 रिएक्शन सिर्फ एल्काइल हैलाइड के ही कंसेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा था, तो हम ये बोल सकते हैं कि उस रिएक्शन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था। ठीक है, तो उस क्या होगा, उस रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, तो SN1 रिएक्शन की जो मॉलिक्युलरिटी होती है वो 1 होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे कि मॉलिक्युलरिटी क्या होती है, मॉलिक्युलरिटी इक्वल टू 1। देन अगर मॉलिक्युलरिटी 1 है तो ऑर्डर भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल। यहां पर दिखाने के लिए तो ये क्या बदलाता है, ये बदलाता है मॉलिक्युलरिटी। ठीक है, बात समझ में आई? अब थोड़ा सा एक बार यहां पर देख लो। अगर कार्बोकेटायन स्टेबल होगा तो SN1 जल्दी होगा, लेकिन कार्बोकेटायन स्टेबल कब होगा, जब कार्बोकेटायन बनेगा तब ना। तो देखो ये क्या बात हुई सर, तो अगर RCH2X ये यहां पे कब बनेगा, ये कार्बोकेटायन कब बनेगा, जब ये जल्दी निकलेगा तब ना, जल्दी लीव करेगा तब ना। तो जितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा, अब कौन कितना अच्छा लिविंग ग्रुप होगा ये हम आगे बताएंगे आपको बिल्कुल डरना नहीं है जब SN1 SN2 को कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो जितना अच्छा ये लिविंग ग्रुप होगा उतना ही जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा, और जितना जल्दी कार्बोकेटायन बनेगा उतना ही जल्दी SN1 रिएक्शन होगा। ठीक है, तो जो हैलोजन की में लिविंग ग्रुप होती है वो क्या होता है, वो आयोडीन ज्यादा होता है, और ब्रोमीन उसके बाद, देन Cl-, देन क्या होगा, F-। बात समझ में होती है? यानी फ्लोरीन क्या होता है, बहुत कम बेटर लिविंग ग्रुप होता है। ये क्या है, ये लिविंग एबिलिटी है। क्या है, लिविंग एबिलिटी ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो सबसे जल्दी कौन लीव करेगा, I-, Br-, देन Cl-, देन F-। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि और इलेक्ट्रॉन खींचता रहेगा। ठीक है ना, तो इसकी ये निकलने के बाद भी स्टेबल नहीं है, यानी इसको निकाला नहीं जाएगा। ठीक है, पहला कंसेप्ट पीछे करो, देखो आराम से, बात समझ में आ रही है? ये हो गया ना, यही SN1 रिएक्शन है। अब SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, कैसे रिएक्ट करता है न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, कब होगा SN1 रिएक्शन, कहां पहचानेंगे SN1 रिएक्शन, ये हम मिलते हैं, इसको पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि SN1 रिएक्शन होता क्या है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, और कैसे हम पहचानेंगे कि SN1 रिएक्शन कहां हो रहा है।
ठीक है। इस पर बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस कराएंगे, जैसे छोटा सा रिएक्शन देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देखो छोटा सा एक क्वेश्चन देखो, जैसे कि मान लो CH3X है, CH3C, CH3X है, CH3C, ये X है। कौन जल्दी ये SN1 रिएक्शन देगा? तो अगर मान लो इसको निकालते हैं तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, इसको निकालते हैं ये 2 डिग्री बनेगा, इसको निकालते हैं 3 डिग्री बनेगा। हम लोग को मालूम है कि SN1 का ऑर्डर क्या होता है, 3 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री ज्यादा होता है, 1 डिग्री ज्यादा होता है। तो ये SN1 रिएक्शन जल्दी देगा, देन ये देगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन कराएंगे हम आपको, ठीक है। तो ये नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, मतलब नेक्स्ट वीडियो इंटेंशन नहीं है, ये आगे हम पढ़ाएंगे, क्योंकि ये लंबा लेक्चर चला जाएगा, ये फिर तो थोड़ा सा दिक्कत होगी। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, बाय बाय।